जय हिंद विद्यार्थियों। कल हमने खनिजों के बारे में शुरुआत की थी और उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि भारत में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं। आइए उन्हीं पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें। कल हमने बहुत सारी पेटियां पड़ी थी मिनरल रिसोर्सेज की इंडिया में। उनमें सबसे बड़ी पेटी जो मिनरल रिसोर्सेज की है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसमें भारत का मैक्सिमम मिनरल रिसोर्सेज इसी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, रूअर ऑफ इंडिया। रूअर ऑफ इंडिया, ये रोर शब्द ये जर्मनी का एक क्षेत्र है जो कोयला और आयरन मिनरल के लिए जाना जाता है। जर्मनी में एक स्थान का नाम है रूर, जहां पर कोयला और आयरन मैक्सिमम मात्रा में निकाला जाता है। इसीलिए उससे कंपैरिजन किया जाता है भारत के छोटे नागपुर का पठार का। यही कारण है कि छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। रूर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड किसको? छोटा नागपुर के पठार को। साथ में चूंकि छोटे नागपुर का पठार में मैक्सिमम मिनरल्स हैं, भारत की जितनी इंडस्ट्री हैं सभी मिनरल्स पे ही निर्भर करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। इसीलिए हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया, औद्योगिक भारत का हृदय। औद्योगिक भारत का हृदय अथवा भारत का रूर, यह शब्द प्रयोग किया जाता है छोटा नागपुर का पठार के लिए। ये छोटा नागपुर का पठार कहां है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का ये वाला भाग, इस क्षेत्र को कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये पूरा क्षेत्र है छोटे नागपुर के पठार का। यद्यपि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है मुख्य रूप से। झारखंड में सबसे बड़ा पार्ट है छोटा नागपुर के पठार का। उसी का बिखरा हुआ भाग या उसके समकक्ष निकटवर्ती जो स्थान है उनको भी शामिल करते हुए इस पूरे क्षेत्र को ही हम छोटा नागपुर एक बेल्ट कहते हैं। ये छोटा नागपुर बेल्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ही राज्य आते हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों को मिलाकर छोटा नागपुर का पठार, अगर इसको हम बिल्कुल कंसाइज वे में देखें तो ये इतना है। ये है छोटा नागपुर का पठार, इस तरह से है ये। तो ये 2 प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए इनका कारण क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कल हमने देखा मिनरल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मिनरल फ्यूल। ठीक, 3 प्रकार के हमने पढ़े, जिसमें से मेटेलिक के अंतर्गत सारे मेटल्स आते हैं, 10 प्रकार के मेटल। नॉन मेटेलिक के अंतर्गत सभी नॉन मेटल के साथ साथ जो लार्ज स्केल पर नॉन मेटल निकाले जाते हैं उनके साथ साथ, और माइनर मेटल्स जिन्हें हम गौड़ धातुएं भी कहते हैं, गौड़ मिनरल, गौड़ खनिज के नाम से जानते हैं। गौड़ खनिज शब्द जैसे ही आया, इसका मतलब छोटी मात्रा में, छोटी जगह में, छोटे मात्रा में निकाले जाने वाले सारे मिनरल्स की बात हो रही है। तो 55 टाइप के कल हमने माइनर मिनरल्स पढ़े थे। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर मिनरल और फॉसिल मिनरल, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियर और फॉसिल ये दोनों को मिला लो तो बन जाता है मिनरल फ्यूल। तो मिनरल फ्यूल के अंतर्गत दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्यूल का काम करते हैं, चाहे न्यूक्लियर हो अथवा फॉसिल हो। दोनों का काम किस रूप में है? दोनों ही फ्यूल का काम करते हैं। इसलिए मोटे तौर पर मिनरल्स 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक
और इसके बाद मिनरल फ्यूल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मिनरल फ्यूल। मेटल 10 प्रकार के, नॉन मेटल 23 प्रकार के, और नॉन मेटल में 23 प्लस 55, इन सबको जोड़ दो। माइनर मेटल भी इसी में शामिल कर लेते हैं हम। ज्यादातर जो माइनर मेटल्स हैं वो भी नॉन मेटल में ही आते हैं। और मिनरल फ्यूल के अंतर्गत कौन कौन से हो गए? 4 हो गए फॉसिल और 3 हो गए एटॉमिक, टोटल हो गए 7। ठीक, कल हमने पढ़े थे इनके बारे में। आज हम विस्तार से अब इनकी स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स की। तो आइए हम मेटेलिक मिनरल जो 10 हैं, जो भारत में जिनका माइनिंग का काम किया जाता है, ऐसे 10 मेटेलिक मिनरल्स हैं, हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर जब हम मेटेलिक मिनरल्स की चर्चा करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि मेटेलिक मिनरल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं लोह अंश यानी फेरस और नॉन फेरस, लोहांश और गैर नॉन लोहांश, गैर लोहांश। क्या मतलब हुआ? एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस। इन दोनों में क्या अंतर हुआ? यानी मेटल 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे मेटल जो लोह तत्व युक्त होते हैं, मतलब नेचर में मिलते ही लोहे के साथ हैं, तो जो लोहे के साथ मिले उसे फेरस मिनरल कहते हैं, और जो बिना लोहे के मिले उसे नॉन फेरस मिनरल कहते हैं। नेचर में मैक्सिमम मेटल फेरस आयरन के साथ मिलते हैं। तो वही लोहांश वाले मिनरल कौन कौन से और गैर लोहांश वाले मिनरल कौन कौन से, तो इनको याद रख लीजिए। अगर ये याद हो गए तो इनको याद रखना आसान हो जाएगा आपको। तो देखिए फेरस वाले कौन कौन से। सबसे पहले आयरन, आयरन ओर। सेकंड नंबर पे मैग्नीज, थर्ड नंबर निकेल, फोर्थ नंबर आयरन, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, टंगस्टन, ये सारे फेरस मिनरल कहलाते हैं। ऐसे मिनरल जो आयरन के साथ नेचर में प्राप्त होते हैं उनको फेरस मिनरल कहते हैं। तो ये सभी मिनरल फेरस मिनरल के अंतर्गत आते हैं। ये बात अलग है कि भारत में इन सब का निष्कासन नहीं होता, लेकिन बस अगर परीक्षा में आ जाए तो आप लिख सकें कि फेरस मिनरल किसे कहते हैं। इनके अलावा अब जो गैर लोहांश वाले हैं, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, देखिए याद रखना बहुत आसान है। इधर मैग्नीज है, इधर मैग्नीशियम है, इधर मैग्नीज तो इधर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मींस Mg। और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट, या दूसरे शब्दों में एल्यूमिनियम भी कह सकते हो आप, है ना, बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही ये एल्यूमिनियम ओर है, एल्यूमिनियम अयस्क है। इसके साथ ही जितनी महंगी धातुएं हैं, प्रेशियस मेटल, सभी नॉन फेरस होती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम।
तीनों नॉन फेरस हैं। तो याद रखने का तरीका है ये कि जितनी भी महंगी धातुएं हैं सभी नॉन फेरस हैं। इसके अलावा टिन नॉन फेरस है। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लेड, पीबी मतलब लेड, सीसा, इसको सीसा भी कहते हैं, बॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन, ये सभी नॉन फेरस मेटल्स हैं। क्या फर्क है फेरस और नॉन फेरस में? फेरस जो होते हैं उनमें चूंकि लोह मटेरियल पाया जाता है इसलिए चुंबक से कुछ हद तक आकर्षित होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन फेरस जो होंगे वो चुंबकीय नहीं कहलाते, इसलिए वो चुंबक से आकर्षित नहीं होते। बस इसी आधार पर उन्हें फेरस और नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा, जिसमें आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं, वो नॉन फेरस हो गया। चुंबक से आकर्षित होता है प्रॉपर तो उसे कह देते हैं फेरोमैग्नेटिक, और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता उसे उसे नॉन फेरस। तो उन्हें फेरोमैग्नेटिक नहीं कहेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हें ही कहते हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो इसमें सारे के सारे ये लोह अंश वाले सभी फेरोमैग्नेटिक नहीं कहलाते, वही कहलाएंगे जो ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो थोड़े मोड़े होते हैं उनको नहीं माना जाता। तो वो हम जब मैग्नेट पढ़ेंगे उस समय इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि कौन से ऐसे मिनरल हैं जो फेरस मिनरल कहलाते हैं और कौन से नॉन फेरस मिनरल कहलाते हैं। तो याद रखने का तरीका मैंने बताया। अक्सर कंफ्यूजन कहां होता है? मैग्नीज और मैग्नीशियम में। मैग्नीज फेरस है जबकि मैग्नीशियम नॉन फेरस है। अब अगर आप देखिए इसमें और मेटल शामिल कर दें जैसे कैल्शियम, कैल्शियम फेरस या नॉन फेरस? नॉन फेरस। कैल्शियम नॉन फेरस है। ऐसे ही सोडियम नॉन फेरस है। मैक्सिमम ये याद रखना है आपको फेरस वाले, बाकी में जितने ज्यादातर हैं वो नॉन फेरस हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने फॉसिल फ्यूल हैं ये फेरस हैं या नॉन फेरस? फॉसिल फ्यूल फेरस हैं या नॉन फेरस? प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में आता है। अब आप गच्चा खा जाओगे। फॉसिल फ्यूल में 4 प्रकार के हमने पढ़े जीवांश। फॉसिल फ्यूल पढ़े ना? फॉसिल फ्यूल 4 हैं, चारों के चारों कार्बन से बने हैं। कार्बन ही तो मेन उनका तत्व है, तो वो सभी नॉन फेरस हैं। सारे नॉन फेरस हैं फॉसिल फ्यूल। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मिनरल फ्यूल सभी फेरस हैं या नॉन फेरस, तो मिनरल फ्यूल 2 प्रकार के कल पढ़ा है आपको, एक फॉसिल फ्यूल और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल नॉन फेरस हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल क्या फेरस हैं? क्या वो फेरस हैं? नहीं, वो भी फेरस नहीं है, वो भी नॉन फेरस है। लेकिन अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि सभी मिनरल फ्यूल मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, बात को समझिए। मैंने कहा क्या सभी मिनरल फ्यूल फेरस हैं या नॉन फेरस हैं, तो जवाब होगा नॉन फेरस हैं। लेकिन अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि सभी मिनरल फ्यूल मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, तो आप कहेंगे फिर मिनरल फ्यूल्स 2 प्रकार के हैं, उनमें से फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आएगा? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उसी में आ गया। क्रूड ऑयल, कोल, लिग्नाइट और नेचुरल गैस,
ये चारों नॉन मेटल हैं। सभी फॉसिल फ्यूल नॉन मेटल होते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर फ्यूल की। न्यूक्लियर फ्यूल में हमने 3 पढ़े, कौन कौन से? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, 3 पढ़े। ये तीनों मेटल हैं। तो सभी न्यूक्लियर फ्यूल मेटल होते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी न्यूक्लियर फ्यूल मेटल होते हैं, जबकि सभी फॉसिल फ्यूल नॉन मेटल होते हैं। सभी न्यूक्लियर फ्यूल मेटल्स हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊपर वाले जितने भी हैं सभी मेटल हैं, जो हायर एटॉमिक नंबर वाले जितने भी हैं वो सभी मेटल हैं। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आए कि सभी मिनरल फ्यूल्स फेरस हैं या नॉन फेरस, तो जवाब देंगे आप नॉन फेरस। क्लियर हुआ? अब आइए हम एक एक करके सारे मेटल्स की बात करते हैं। भारत में जिन मेटल्स का खनन किया जाता है वो 10 प्रकार के हैं। नंबर 1, सबसे पहला खनिज आयरन ओर। दूसरा मैग्नीज। तीसरा आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर। चौथा जिंक। पांचवा लेड। छठवां क्रोमाइट। सातवां पूरा ही लिख देता हूं, कॉपर, क्रोमाइट, जिंक, लेड, बॉक्साइट, टिन, सिल्वर, और नेक्स्ट है गोल्ड। ये 10 धातुएं हैं जिनका भारत में खनन किया जाता है। मेटल्स टोटल कितने? कौन बताएगा टोटल मेटल्स कितने हैं? अभी 11वीं 12वीं पढ़ के कौन आया पीसीएम से या पीसीबी से? कौन कौन आया 11वीं 12वीं पढ़ के? बताओ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। हाँ बताओ, हाथ ही नहीं उठा रहे। गजब भाई, मतलब पढ़ के आए ही नहीं है। हाँ? अरे भैया कुछ याद है? मेंडलीव की आवर्त सारणी जो मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने मेटल कितने नॉन मेटल? बताओ दामले, तुम तो कितने बार पढ़ चुके हो। कितने मेटल कितने नॉन मेटल?
अरे एक जनरल सी चीज है, हमने पढ़ा था 80% मेटल है, 20% नॉन मेटल है। टोटल 118 एलिमेंट है, 118 में से 20% नॉन मेटल। अब 118 का 20% करोगे तो लगभग 24 होगा। तो 23 नॉन मेटल हैं, बाकी सारे मेटल हैं। बस हो गया, इतनी सी बात है। टोटल 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, 118 में से 23 या 24 नॉन मेटल हैं, बाकी सारे मेटल हैं। और जितने नॉन मेटल हैं उनमें 11 गैसें हैं। हमने पढ़ा था 11 गैस हैं। अब 11 गैस के बाद जो बच गए 12-13 वो सॉलिड हैं, नॉन मेटल। वो सॉलिड नॉन मेटल हैं अथवा लिक्विड है। लिक्विड भी है, कोई नॉन मेटल लिक्विड है? गर्दन हिला रहा है, हाँ। एक बता दो, एक बता दो, कोई नॉन मेटल लिक्विड एक बता दो भैया। गर्दन हिला रहा है, हाँ हाँ, साथ में बराबर, हाँ हाँ। बताइए आप, आपका नॉलेज कितना जबरदस्त है। ले दे के एक ही तो लिक्विड है, मरकरी, वो भी मेटल है, फिर नॉन मेटल कहां है? नॉर्मल टेम्परेचर पर मरकरी के अलावा कोई भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है क्या? कोई भी मेटल लिक्विड फॉर्म में है? नहीं। कोई नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है? अरे है भाई, है, एक है, ब्रोमीन। मात्र एक नॉन मेटल और एक मेटल, दोनों लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। इसके अलावा कोई नहीं मिलता। देखो मेरे को भी याद है यार, पढ़ाए हुए साइंस मेरे को साल भर से ऊपर हो गई, अभी तक याद है। मैं थोड़ी पढ़ के आया हूं, ये तो बस ऐसे ही चर्चा चली तो मैंने बता दिया। और तुम लोग पढ़ चुके हो तो तुम्हें याद नहीं है, जाने मैं कितने बार पढ़ा चुका हूं। मेरा काम याद करना थोड़ी है। मैं तो जब पढ़ना होता है तब एक नजर डालता हूं मैं किताबों पे, भाई देखता हूं कि मुझे आज ये पढ़ाना है और उसी को गो थ्रू करता हूं, तब मैं तो आके तुमको पढ़ाता हूं। लेकिन तुम्हें तो हर समय याद होना चाहिए ये सारे प्रश्न, इनके जवाब अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आइए हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से भारत में मिनरल्स पाए जाते हैं और उनके माइनिंग का काम किया जाता है, खनन का काम किया जाता है। कल आपने याद किया, बताइए कौन सा एक्ट है जो खनन से संबंधित है? माइनिंग एंड मिनरल एक्ट बनाया था भारत सरकार ने 1957 में। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित कानूनों का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। माइनिंग एंड मिनरल, ये एक्ट भारत सरकार ने 1957 में बनाया था, जो 58 से लागू हो गया था, और तब से वही चाल लागू है आज तक। तो भारत में कुल मिलाकर 10 प्रकार के मिनरल्स निकाले जाते हैं। इन 10 प्रकार के मिनरल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरन ओर की। सबसे पहले इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल अगर कोई है तो वो आयरन ओर है। आयरन का अयस्क है, इसी से आयरन बनाया जाता है। ये आयरन अयस्क भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है वही छोटे नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर बेल्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में। इसका मैक्सिमम रिजर्व्ड, इसके रिजर्व यानी भंडार और उत्पादन यानी प्रोडक्शन दोनों ही उड़ीसा करता है। उड़ीसा नंबर 1 पर है। उड़ीसा भंडारण और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से नंबर 1 पर है।
ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भंडारण कौन ज्यादा करता है, रखता है, और कौन ज्यादा उत्पादन करता है। तो आयरन ओर के रिजर्व और प्रोडक्शन में ही उड़ीसा का स्थान नंबर 1 पर आता है। उड़ीसा नंबर 1 पर है। ये है भारत का लगभग 50% आयरन उत्पादन उड़ीसा करता है। लगभग 50% उत्पादन अकेला उड़ीसा करता है। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ का नाम है और थर्ड नंबर पर कर्नाटका है। फोर्थ नंबर पर राजस्थान है और फिफ्थ नंबर पर फिर आता है आपका झारखंड। ये इनका ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा आयरन ओर उड़ीसा में ही पाया जाता है रिजर्व के रूप में, और उड़ीसा में ही उत्खनित भी होता है। उड़ीसा से ही निकाला जाता है। देश में जितना आयरन ओर है, कितना आयरन ओर है, हर साल कितना आयरन ओर निकाला जाता है? 285 मिलियन टन। जितना भी प्रोडक्शन है उसको हमेशा मिलियन टन में पढ़ना है किताब में, चाहे वो बिलियन में लिखा हो चाहे ट्रिलियन में लिखा हो। आप उसको बिलियन में, आप उसको केवल मिलियन में याद करेंगे तो हमेशा याद रहेंगी चीजें। तो जितना भी प्रोडक्शन है, चाहे वो अनाज का प्रोडक्शन हो, चाहे दूध का प्रोडक्शन हो, चाहे मिनरल्स का प्रोडक्शन हो, हमेशा मिलियन टन में याद करेंगे। तो भारत में 285 मिलियन टन आयरन ओर तैयार पैदा किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इस मामले में सबसे आगे कौन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पहले चाइना हुआ करता था, अब ऑस्ट्रेलिया हो गया है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं भ्रमित हो रहा हूं थोड़ा, एक बार देख लूं। लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है आयरन की, आयरन ओर की। तो हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या कितनी, लगभग 2.5 करोड़, और सबसे ज्यादा आयरन ओर उत्पादन करता है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, और हम जो उत्पादन करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तुलना में काफी कम है। इसलिए आयरन ओर, इसके बावजूद भी हम निर्यात कर देते हैं। क्या सही है? हम निर्यात करते हैं आयरन ओर का, करते हैं ना। कल पढ़ाया था ना आपको, हम सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का करते हैं? आयरन ओर। अरे हीरे का करते हैं भाई, तराशे हुए हीरे का सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं। बताया था कल 74%। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 74% तराशा हुआ पॉलिश्ड हीरा है, और 10% आयरन ओर है। जितना हमें एक्सपोर्ट से इनकम होती है, निर्यात से आय होती है, उसका 10% आयरन ओर के निर्यात से होती है। तो हम आयरन ओर के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर आते हैं। नंबर 1 पहला है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 है आपका चाइना, नंबर 3 है ब्राजील, और चौथे नंबर पर इंडिया आता है। तो आयरन ओर प्रोडक्शन में इंडिया चौथे स्थान पर आता है। आयरन से बनाया क्या जाता है? जब आयरन को ग्राउंड से निकाला जाता है तो कितने प्रकार से आयरन को निकाला जाता है? इसके मेन जो ओर्स हैं यानी अयस्क हैं, वो 4 रूपों में पाए जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। दूसरा होता है Fe2O3, इसको बोलते हैं हीमेटाइट। ये है मैग्नेटाइट। ये है हीमेटाइट।
तीसरा है लियोनाइट। लियोनाइट मीन्स होता है हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड हीमेटाइट को ही लियोनाइट कहते हैं। लियोटाइट, लियोटाइट या लियोनाइट, लियोनाइट ही है, हैं? लिमोनाइट, लिमोनाइट, ओके, लिमोनाइट। और अगला है सिडेराइट। इसे बोलते हैं आयरन का कार्बोनेट। और ये है हाइड्रेटेड। इसमें हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल शामिल हैं Fe2O3 के साथ। ये 2Fe2O3 2H2O के नाम से जाना जाता है। हाइड्रेटेड हीमेटाइट को लिमोनाइट कहते हैं। ये सभी आयरन के ओर्स हैं, यानी नेचर में आयरन इसी रूप में मिलता है। परीक्षा के लिए प्रश्न, सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट्स किस आयरन ओर में पाए जाते हैं? तो वो है मैग्नेटाइट। याद रखना, देखिए कैसे आसान है। कंफ्यूजन मैग्नेटाइट और हीमेटाइट में ही होता है, क्योंकि यही दो मेन आयरन ओर्स हैं। तो याद कैसे रखेंगे, तरीका बता रहा हूं आपको। आयरन वो जो चुंबक से ज्यादा आकर्षित हो, जो चुंबक से ज्यादा, चुंबक के प्रति ज्यादा जिसमें आकर्षण हो, वो अच्छा आयरन है। तो जिस आयरन ओर में आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, वो चुंबक के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करेगा। मैग्नेट से क्या बनता है? चुंबक। मैग्नेट मतलब चुंबक को ही कहते हैं ना। तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट वाले आयरन ओर में ज्यादा लोह अंश होते हैं। इसमें अप टू 73% लोह अंश होता है। बाकी 27% अन्य चीजें होंगी, लेकिन 73% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है मैग्नेटाइट में। और हीमेटाइट 60 to 70, 60 से 70% हीमेटाइट में है। बाकी इन दोनों में लगभग 40-45% के आसपास इन दोनों में पाया जाता है आयरन। तो ये आयरन के कमजोर अयस्क हैं, ये आयरन के मेन अयस्क हैं। तो दो अयस्क, दो आयरन और ये सबसे ज्यादा मात्रा में ये रिच कंटेंट ऑफ आयरन है, वो है मैग्नेटाइट और हीमेटाइट। जबकि इन दोनों में आयरन कंटेंट कम पाया जाता है। लेकिन ये चारों ही आयरन के ओर्स हैं, यानी अयस्क हैं। नेचर में कच्चा माल लोहे का इन्हीं रूपों में पाया जाता है। जब इनसे लोहा बनाया जाता है, तो लोहा बनाते समय लोहे के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है पिग आयरन, दूसरा होता है कास्ट आयरन, तीसरा होता है स्टील, और चौथा होता है रोट आयरन। मतलब नेचर में मिला इस रूप में, उसको हमने बाहर निकाला, फिर हम उसे ले गए फर्नेस के लिए, फैक्ट्री में, भट्टी में उसको डाल के गलाया। गलाने के बाद उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अशुद्धियां हैं, उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद जो बच गया एक्सट्रैक्ट, जो मटेरियल है, उसको हम कहते हैं आयरन। तो वो जो आयरन होता है वो इन चार रूपों में मिलता है। जो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन के अंश होते हैं उसको कहते हैं पिग आयरन। पिग आयरन ये ज्यादा कार्बन की मात्रा वाला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 4 से 6% तक होती है, उसको कहते हैं पिग आयरन। ये सबसे पहले जब भट्टी में लोहा बनाया जाता है, जिसको ज्यादा हम शुद्ध नहीं कर पाते, तो वो इस रूप में मिलता है, पिग आयरन। फिर इसको और रिफाइन करते हैं, तो कार्बन की मात्रा 1.5 से लेकर 4% के बीच में रह जाती है, तब बनता है कास्ट आयरन। इसे कहते हैं कच्चा लोहा। इसको कच्चा लोहा इसको कह दो, चाहे आप पिग आयरन को कह दो कच्चा लोहा।
कास्ट आयरन को कहते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहा कास्ट आयरन। इसके बाद आता है स्टील, स्टील यानी इस्पात, और रोट आयरन को बोलते हैं पिटवा लोहा। ढलवा और पिटवा क्या अंतर है? ये कच्चा लोहा है, पिग आयरन कच्चा क्यों है? पटकोगे टूट जाएगा, बहुत हार्ड होता है लेकिन पटकने से टूट जाता है। इसमें थोड़ी और अशुद्धियां हटा दो, मतलब इसको और प्योर करो, तो अगला फॉर्म होता है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। प्योरिटी कैसे निर्धारित होती है? कार्बन की मात्रा को हटाते जाइए। आयरन में से कार्बन ज्यों ज्यों कम होता जाएगा त्यों त्यों उसकी प्योरिटी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले पिग आयरन बनता है, पिग आयरन के बाद कास्ट आयरन बनता है जिसको हम ढलवा लोहा कहते हैं। इसी को हम कभी परीक्षा में अगर पूछा जाए कच्चा लोहा कौन सा, अगर मान लो पिग आयरन ना हो तो आप इसको लगाएंगे। कच्चा लोहा वो होता है जो जोर से पटक दो तो टूट जाता है, उसको कच्चा लोहा कहते हैं। और वो लोहा जिसे कितना ही पीटो तो भी नहीं टूटता, उसे पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा मतलब ढीठ। बचपन में जिन बच्चों ने खूब मार खाई होती है माता पिता की, वो ढीठ हो जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे बच्चों पे असर नहीं होता फिर आगे चलकर। किस चीज का? कोई मारे तो असर नहीं होता, कोई कुछ भी कह दे तो असर नहीं होता, झड़ा के चल देते हैं। मतलब इतने ढीठ होते हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते, कभी सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उन्हें हर्ट ही नहीं होता। सुसाइड कौन करेगा? जिसको हर्ट होगा। सीधी सी बात। हर्ट कैसे होगा? जिसे बचपन से कुछ बोला नहीं गया और जिसने लातें खाई हो बचपन से, ऐसा बच्चा तो सबसे अच्छा होता है। वो कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में सरवाइव कर सकता है, ये उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है। ऐसा ही बच्चा है आयरन का। कौन? रोट आयरन। इसलिए जब भी कभी कहीं भी आयरन को मजबूत काम के लिए लगाया जाता है तो आयरन के सबसे मजबूत बच्चे को पुकारा जाता है रोट आयरन, पिटवा लोहा, जो पिट पिट के मजबूत हो गया हो। याद रखना बहुत आसान। जिसको पीटो, पीटने से क्या होगा? अधिक से अधिक फैल जाएगा। हथौड़ा मारोगे तो वो फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। बात समझ में आई? वैसे ही जैसे ढीठ बच्चा मारो तो क्या होगा? मार खाता जाएगा, खाता जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन इतना हर्ट उसको कभी नहीं होगा कि फांसी लगा ले जाके। और जिसने फांसी लगा ली इसका मतलब वो टूट गया, वो टूट गया। तो जो टूट गया वो है कास्ट आयरन, वो है पिग आयरन, ये टूट जाते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा वो उतनी जल्दी टूटते हैं। जो बातों को सह ना सके वो जल्दी टूट जाता है। जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो जल्दी टूट जाते हैं। और जैसे जैसे कार्बन कम करते चले जाओ लोहा शुद्ध होता चला जाता है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है लोहे का शुद्धतम रूप, तो आप क्या कहेंगे? रोट आयरन। क्लियर हुआ? ये लोहे का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% तक होती है, ओनली 0.25%। 100% कार्बन मुक्त तो कोई भी लोहा नहीं होता, कुछ ना कुछ कार्बन की अशुद्धि तो रहेगी, लेकिन सबसे कम अशुद्धि पाई जाती है रोट आयरन में। स्टील आयरन में फिर भी थोड़ी सी अशुद्धि होती है, लगभग 0.5%। कास्ट आयरन में यही अशुद्धि कितनी होती है? अप टू कास्ट आयरन में 1.5 से लेके 4% तक कास्ट आयरन। पिग आयरन 6% तक, 7% तक पिग आयरन में कार्बन हो सकता है। इसमें 4% से ज्यादा नहीं होता कास्ट आयरन में। स्टील में 1.5% से ज्यादा नहीं होता। और रोट आयरन 0.5% से ज्यादा नहीं होता, 0.5 के अंदर होता है। ये इनकी विशेषताएं। क्लियर हुआ? तो ये चूंकि आयरन पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैंने थोड़ा आपको खोल के बताया आयरन के बारे में। क्लियर है? समझ में आ गया? सबसे ज्यादा रिजर्व कहां? उड़ीसा। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां? उड़ीसा। ठीक? क्लियर है? आगे आइए, अब हम बात करते हैं अगले मेटल की। हमने इतने मेटल के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा? आयरन के बारे में। आयरन के सारे गुण पढ़ लिए। इसी में आयरन का एक और आयरन और होता है, जैसे कहते हैं आयरन पायराइटीज, Fe(S2), आयरन पायराइटीज। इसे कहते हैं फाल्स गोल्ड, झूठा लोहा। झूठा लोहा क्यों?
नेचर में जब ये मिलता है तो पीले आकार का अंदर से निकलता है, लोगों को भ्रम हो जाता है सोना मिल गया। ये पीले आकार का होता है तो लोगों को भ्रम होता है, अरे वाह सोने की खदान मिल गई, खुदा पहाड़ निकली चुईया। बाद में क्या मिला? बाद में लोहा मिला। बोले यार ये तो फाल्स गोल्ड है। तो फाल्स गोल्ड को पायराइटीज कहते हैं, ठीक है। पायराइट, पायराइट माने, पायराइट शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? सल्फर के लिए। ऐसा मेटल जिसमें सल्फर कंटेंट्स होते हैं उसको पायराइट कहते हैं। ये देखिए सल्फर कंटेंट है इसलिए इसको पायराइट कह रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम मैग्नीज। भारत में सबसे ज्यादा रिजर्व इसके उड़ीसा में है। रिजर्व उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व है, जबकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा रिजर्व है मैग्नीज के उड़ीसा में, और उत्खनन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में भी कहां? बालाघाट। मैग्नीज का प्रयोग कहां किया जाता है? शुष्क बैटरी बनाने में। जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल को बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन, कॉपर। कॉपर सबसे ज्यादा भंडार कॉपर के कहां? राजस्थान। निकाला कहां जाता है? मध्य प्रदेश। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, जबकि स्टोरेज सबसे ज्यादा इसके राजस्थान में पाए जाते हैं कॉपर के। कॉपर दुनिया की सबसे पहली मेटल है। मानव सभ्यता की पहली मेटल कॉपर है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे पहले कॉपर मेटल बनाई गई थी, और इस कॉपर का ही प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है एलॉय बनाने के लिए, यानी मिश्र धातुएं बनाने के लिए। मिश्र धातुओं में एक फेमस धातु है जो आदिकाल से चली आ रही है। कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन सी मिक्स्ड एलॉय बनाए जाते हैं? उनमें नाम है ब्रॉन्ज और ब्रास। ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों में क्या फर्क है? ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों में क्या फर्क? ब्रॉन्ज मींस कांसा। कांसे के बर्तन कभी देखे? ब्रास मींस पीतल। पीतल तो हर जगह मिल जाती है। कांसा, पहले लोग कांसे के बर्तन में ही दूध पिया करते थे। राजा महाराजा सोने और चांदी के बर्तन यूज किया करते थे। आमजन कांसे का प्रयोग किया करता था। कांसा सबसे शुद्ध धातु मानी जाती है भोजन करने के मामले में। इन दोनों में फर्क क्या है? ब्रॉन्ज कैसे बनता है और ब्रास कैसे बनता है? अगर कॉपर में जिंक मिला दो तो बन जाता है पीतल, और अगर कॉपर में टिन मिला दो
तो बन जाता है कांसा। बस ये फर्क है दोनों में। अगर आपको कांसा बनाना है तो कॉपर में थोड़ा, टिन में कॉपर मिलाकर कांसा बनाया जाता है और कॉपर में जिंक मिलाकर पीतल बनाई जाती है। तो आदिकाल से जो सबसे ज्यादा बर्तन यूज हुए हैं वो कांसे के बर्तन यूज हुए हैं। सबसे पहले नेचर में अगर मेटल के बर्तन बनाए गए थे तो वो कांसे के बनाए गए थे, क्योंकि सबसे पहले कॉपर ही प्राप्त हुआ था लोगों को नेचर में। इसलिए कांसे के बर्तन सबसे पुराने बर्तन कहलाते हैं। आज भी हमारे घरों में अगर आप जाएंगे तो जो पुराने घर हैं हमारे, उनमें कांसे के बर्तन आपको मिल जाएंगे। और महंगे भी आते हैं, सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं। पीतल से महंगा होता है कांसा। पीतल अच्छा नहीं होता। पीतल पे तो हरे कलर की लेयर जम जाती है। पीतल समय के साथ क्षरण होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो पीतल पीला नहीं रह जाता, वो आगे चल के हल्का उसमें लेयर जम जाती है। लेकिन कांसे पर कोई लेयर नहीं बनती। कांसा पूरी तरह से एयर मॉइस्चर से रजिस्ट कर लेता है अपने आप को, इसलिए कांसे का बर्तन हर समय चमकता दिखाई देता है आपको। इसलिए सबसे अच्छा बर्तन कहलाता है कांसे का। तो ये विद्यार्थियों फर्क है। तांबे का प्रयोग कहाँ किया जाता था? नेचर में तांबा जब मिलता है तो तांबा कई रूपों में मिलता है। विशेष रूप से CuCO3 के रूप में, कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में। कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है नेचर में। इससे कॉपर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट वन है क्रोमाइट। क्रोमियम धातु को बनाने के लिए जिस अयस्क का प्रयोग किया जाता है उसे क्रोमाइट कहते हैं। क्रोमाइट के लिए जो इसका अयस्क है, क्रोमाइट को लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं आयरन क्रोमियम कार्बोनेट। आयरन क्रोमियम कार्बोनेट, इस तरह से जाना जाता है इसको। क्रोमियम के साथ आयरन, हाँ 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 हाँ, सही लिखा है, देखूंगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट, Cr2FeO4 है। Cr2FeO4। Cr2FeO4 दो रूपों में मिलता है, Cr2 और Cr। Cr2FeO4, इसे कहते हैं क्रोमाइट। ये क्रोमाइट भारत में इसके सबसे ज्यादा भंडार उड़ीसा में है और उड़ीसाई में ही इसका उत्खनन भी मैक्सिमम होता है। 99.9% क्रोमाइट उड़ीसा में ही निकाला जाता है। इसलिए एकमात्र जगह आपको याद रखनी है इसके लिए, वो है उड़ीसा। क्रोमियम एक हार्ड और मजबूत एक धातु है। इसका प्रयोग कई जगह किया जाता है। रेल की पटरियां बनाने में भी किया जाता है, बर्तन बनाने में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आइटम बनाने में मिश्र धातु के रूप में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि भारत में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी उड़ीसा में ही इसके मैक्सिमम भंडार पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में ही रिजर्व है मैक्सिमम और प्रोडक्शन भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट है जिंक।
जिंक को गैलेना भी कहते हैं। जिंक का जो अयस्क है उसे गैलेना यानी ZnS, जिंक सल्फाइड, ये इसका मुख्य अयस्क है। इसी से जिंक निकाला जाता है। इसका नाम है गैलेना। इससे बनाया जाता है जिंक। भारत में राजस्थान स्टोरेज और प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है। राजस्थान जिंक के स्टोरेज और प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। जिंक का प्रयोग कहां होता है? सबसे ज्यादा राजस्थान रिजर्व एंड प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है। जिंक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गैल्वेनाइजेशन में। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं गैल्वनीकरण। लोहे की चादरों पर, लोहे के मटेरियल पर अगर जिंक की कोटिंग कर दी जाए तो जंग नहीं लगती। लोहे को जंग रहित बनाने के लिए, रस्ट प्रूफ बनाने के लिए उसके ऊपर जिंक की पॉलिश कर दी जाती है। जितनी व्हीकल आप लोग यूज करते हो, गाड़ी, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, कोई भी बड़े से बड़े व्हीकल, इन सब की चेचिस होती है। चेचिस समझते हो? चेचिस वो बॉडी होती है जिसके ऊपर पूरा ट्रक या गाड़ी आपकी खड़ी रहती है। उस चेचिस को जब सबसे पहले बनाया जाता है तो उसके जिंक के उबलते हुए एक तालाब होता है जिंक का। इन कंपनियों के पास जिंक का एक तालाब बनाते हैं वो, उसमें पूरा जिंक पिघली हुई अवस्था में होता है। उस पूरी की पूरी चेचिस को क्रेन से उतार के निकाल लिया जाता है। उसमें चढ़ गई परत, लेयर चढ़ गई। एक बार जिंक की लेयर चढ़ गई लोहे पे तो उस पर फिर कभी जंग नहीं लगती। तो रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे को रस्ट प्रूफ बनाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है लोहे को रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, जंग रहित बनाने, जंग रोधी बनाने के लिए जिस मेटल का प्रयोग किया जाता है वो है जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। इसका प्रयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है। बैटरियों के जो कवर होते हैं, जितनी भी बैटरियां आप देखेंगे उनके ऊपर का जो कवर है वो जिंक से बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेड। लेड उत्पादन में भी राजस्थान स्टोरेज और रिजर्व एंड प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है राजस्थान। लेड नेचर में एक अच्छी धातु नहीं मानी जाती। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं इंसान को। इसलिए लेड किसी भी रूप में शरीर में नहीं जाना चाहिए। खतरनाक है, विषैला है, पॉइजनस है लेड। लेकिन इसकी दूसरी विशेषता क्या? इसकी दूसरी विशेषता यह है, ये अच्छा मेटल होते हुए भी विद्युत का सबसे ज्यादा कुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो वो है लेड। दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर मेटल हैं सभी अपने रेडियो एक्टिव डीके करने के बाद, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें निकालने के बाद नॉर्मल अवस्था में आते हैं तो वो लेड बन जाते हैं। जितने भी न्यूक्लियर एटम हैं, नाभिकीय परमाणु हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, वो सभी अंततः लेड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अल्फा बीटा गामा रेज निकालने के बाद उनका अंतिम रूपांतरण लेड के रूप में हो जाता है, क्योंकि लेड स्टेबल एलिमेंट है। इसके बाद के जितने एलिमेंट हैं वो सभी रेडियो एक्टिव हैं। लेड 82 इसका एटॉमिक नंबर है। 82 के बाद के सभी रेडियो एक्टिव हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल होने के बाद कौन सा एलिमेंट बनाते हैं, अंतिम रूप से किस एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो है लेड। ठीक है।
लेड का प्रयोग बैटरियों में भी होता है। लेड का प्रयोग पहले पेट्रोल में भी होता था। थोड़ी मात्रा में टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिला देते थे ताकि पेट्रोल नॉकिंग ना करे। पेट्रोल जब जलता है तो वो आवाज बहुत करता है, और जितनी आवाज करेगा तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी आवाज में निकल जाएगी, तो माइलेज कम आएगा गाड़ी का। तो गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए पेट्रोल में लेड मिला दिया करते थे। लेकिन जब वो ही पेट्रोल वाहनों में जलने के बाद पर्यावरण में फैलता था तो प्रदूषण के तौर पर उसमें से लेड निकलता था, और वो लेड हमारे श्वसन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर हमारे शरीर में बीमारियों का काम करता था। इसलिए सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी, उसको बंद कर दिया। अब सीसा रहित पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप में मिलता है, उसमें लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। अब उसमें सीसा नहीं है, सीसे की जगह पर एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है, और अब बोलने लगे ग्रीन पेट्रोल। ग्रीन पेट्रोल के तौर पर एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। गाड़ियों में 20% तक एथेनॉल आपको मिलने लगेगा 2030 तक। अभी 10% पेट्रोल एथेनॉल की परमिशन भारत सरकार दे चुकी है, और 2030 तक इसको बढ़ा बढ़ा के 20% तक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ग्रीन पेट्रोल आगे आने वाले समय में आपको मिलने लगेगा। तो ये लेड भी राजस्थान में सबसे ज्यादा तैयार होता है, रिजर्व है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, एल्यूमिनियम ओर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई ओर है, अयस्क है, तो वो है बॉक्साइट। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन लोहे के समान इसका खनन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था लोहा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है कहीं कहीं बीच बीच में, इसलिए उसको निकालने में खर्चा कम आता है। लेकिन बॉक्साइट उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, ये बिखरा हुआ है नेचर में, इसीलिए इसको निकालने में खर्च ज्यादा आता है। यही कारण है कि ज्यादा मात्रा में होते हुए भी ये महंगा होता है आयरन से, वरना पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा है बॉक्साइट की। बॉक्साइट सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं है तो वो उड़ीसा, और वहीं सबसे ज्यादा निकाला भी जाता है। उड़ीसा में ही बॉक्साइट के सबसे ज्यादा रिजर्व हैं, और वहीं से निकाला जाता है। रिजर्व एंड प्रोडक्शन। तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किस रूप में मिलता है? एल्यूमिना के फॉर्म में, Al2O3 इस फॉर्म में मिलता है। और अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हाइड्रेटेड बॉक्साइट कहते हैं। इस तरह से ये हो जाता है हाइड्रेटेड बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड बॉक्साइट, यानी जल योजित बॉक्साइट, जल ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। और अगर जल हटा दो तो बन जाता है बॉक्साइट, इसी को एल्यूमिना भी कहते हैं। इसके बाद फिर आता है टिन। टिन का फॉर्मूला होता है SN। एकमात्र छत्तीसगढ़ में मिलता है, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रिजर्व एंड प्रोडक्शन 99% वहीं इसका प्रोडक्शन होता है। टिन में वहीं मैक्सिमम पाया जाता है। तांबे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हो रहा था। मध्य प्रदेश में कहां होता है? बालाघाट में। बालाघाट में कहां? मलाजखंड में। मलाजखंड याद रखेंगे आप, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कॉपर के सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में है, कहां? खेतड़ी में, खेतड़ी की खदानों में। ये खेतड़ी की खदानें कहां है? झुंझुनू जिले में। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, वहां पर है खेतड़ी की खदानें। वहां सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर स्टोरेज है, रिजर्व है। इसी तरह झारखंड में सिंह भूमि में इसके रिजर्व मिलते हैं। नेक्स्ट वन है सिल्वर।
भारत में सिल्वर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जितनी भी है राजस्थान में है। मैक्सिमम रिजर्व एंड प्रोडक्शन सिल्वर का राजस्थान करता है। इसी प्रकार अगर लोहे की बात, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के मामले में कर्नाटक, रिजर्व एंड प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है। कोलार की खानें, जो कोलार की खदान है, उन्हीं में आपको सोना मिलता है सबसे ज्यादा भारत में। और राजस्थान में जो सिल्वर है, उसके अलावा कोलार की खानों में भी कुछ हद तक सिल्वर मिल जाता है। तो मैक्सिमम आपको जो गोल्ड मिल रहा है वो कोलार की खानों में, अथवा रामपुर की खदानें हैं आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी मिल जाता है थोड़ा सा। गोल्ड के बारे में एक विशेषता यह है, भारत में कुल कितना गोल्ड प्रोडक्शन होता है, आपसे अगर परीक्षा के लिए पूछा जाए पूरे विश्व में कितना होता है, पहले ये जान लो। अगर हम पूरे वर्ल्ड में गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो विद्यार्थियों, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है 3100 मीट्रिक टन। मिलियन टन नहीं, मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन माने 1000 किलोग्राम। सामान्य तौर पर हम लोग टन शब्द का प्रयोग करते हैं, 1 टन माने 1000। तो अगर 31 मीट्रिक टन बोल रहा हूं मैं, इतने टन, इसका मतलब क्या हुआ? 3100 टन सोना पूरी दुनिया में एक साल में निकाला जाता है। सालाना इतना प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में। भारत में कितना होता है? एक से 1.5 टन। पिछले साल भारत में 1200 किलोग्राम सोना प्रोडक्शन किया गया। 1200 किलो। पूरी दुनिया कितना कर रही है? 3100 टन। भारत कितना सोना खा जाता है? कंजम्पशन कितना करता है भारत? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन चाइना करता है। चाइना का कंजम्पशन है 930 किलोग्राम, 930 टन। 3100 में से 930, ये पूरे वर्ल्ड का है ना, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड में गोल्ड प्रोडक्शन 3100 टन में से भारत कितना प्रोडक्शन कर रहा है? लगभग 1200 किलोग्राम सोना भारत पैदा करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन कर रहा है? सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन? चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया। 650 टन सोना खा जाता है भारत। पैदा कितना कर रहा है? 1.5 टन मैक्सिमम। भारत 1.5 टन से ज्यादा पैदा नहीं करता, और खाता कितना है? 650 टन। इसका मतलब हम पूरा का पूरा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए गोल्ड इंपोर्ट पर हमारा अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। हम 2 ही चीजों पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, या तो हम क्रूड ऑयल पे करते हैं या गोल्ड पे करते हैं। क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन दोनों पर ही हम बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? यूं तो हम हीरे के आयात पे भी पैसा बहुत खर्च करते हैं, लेकिन हीरा जितने का बुलाते हैं उससे कई गुना उसको बढ़ाकर बेच देते हैं। तराशने के बाद उस पे हम पैसा कमाते हैं, लेकिन गोल्ड पे हम पैसा नहीं कमा पाते। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि हमारे यहां कंजम्पशन बहुत है। बाहर से आया और हमने रख लिया, हम उसको बाहर नहीं बेचते। शादी आई तो बोले गोल्ड चाहिए। हिंदुस्तान में शादियां आती हैं तो पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमत बढ़ने लगती है। सबको पता है कि 3100 में से 650 तो इंडिया खाने वाला है। इतनी खपत है इंडिया में, तो यहां लोगों को भूत सवार है गोल्ड का। देखा होगा आपने, कई लोग सांकल की सांकल पहने रहते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है, जैसे हमारे बप्पी लहरी, बप्पी दा हुआ करते थे, वो कितनी सारी गोल्ड पहनते थे। मतलब 5 किलो गोल्ड तो नॉर्मल था, उनकी बॉडी पे पड़ा ही रहता था।
अभी साउथ के भी कुछ एक्टर हैं, मैंने फिल्मों में देखे हैं, वो भी खूब गोल्ड पहनते हैं। पहनते हैं कि नहीं? अभी अंबानी के यहाँ जो शादी हुई थी उसमें भी कई लोग खूब गोल्ड पहन के आए थे। तो अब ये वो लोग हैं जिन्हें एक प्रकार से सजा मिली हुई है कि तुम जिंदगी भर सांकलों में बंधे रहोगे। ये वो लोग हैं जो गोल्ड पहनकर फक्र महसूस करते हैं, लेकिन वो गोल्ड के बंधन में बंधे रहते हैं। फ्री शरीर सबसे अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है ऑर्नामेंट ज्यादा पहनने की, तो अंगूठी रहेंगी हाथों में, गले में बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन रहेंगी। अच्छा, अगर उनसे पूछा जाए क्या इससे आपको इजी लगता है क्या, तो ये कोई नहीं कहेगा, बल्कि घर में पहुंचने के बाद हो सकता है उसको उतार देते हैं, दिखाने के लिए पहनते हैं। तो एक प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भारत सरकार ये चाहती है आप इतना कष्ट मत दो अपने शरीर को और अपने देश को, क्योंकि तुम जितना ज्यादा गोल्ड यूज करोगे उतना गोल्ड हमें बाहर से बुलाना पड़ेगा, डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता है, इसलिए गोल्ड मत आप ज्यादा खरीदिए। सरकार मना करती है, सरकार नहीं चाहती आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, सरकार ये कहती है मत करो गोल्ड में इन्वेस्ट, इससे सरकार पर बोझ पड़ता है। लेकिन भारत है कि मानता नहीं, हर साल उसको 650 टन गोल्ड चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। गोल्ड का उत्पादन ना के बराबर है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 10 प्रकार के मेटल हिंदुस्तान बुलाता है, प्रोडक्शन करता है, कहीं इसके रिजर्व है तो प्रोडक्शन कर पाता है, नहीं होता कमी रह जाती है तो उसको आयात के थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू पूर्ति करता है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया, हमने मेटल पार्ट खत्म कर लिया। मेटल में जितनी भी चीजें थी समझने की, ज्यादातर हमने समझाने की आपको कोशिश की है, और परीक्षा में जितने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इतना पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद कल हम बात करेंगे अब नॉन मेटल की। आज हमने मेटल सारे पढ़ लिए, कल नॉन मेटल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कल संभवतः ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जय हिंद।